मेहनत का फल और उस समस्या का हल साहब देर से ही क्यों न मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। और हमारा बिंदु चल रहा है, प्रकरण चल रहा है वक्रोक्ति सिद्धांत। कल हमने इसका पहला भाग देखा और आज है जो दूसरा भाग देखेंगे। इसके अंदर जो पूर्ववर्ती आचार्य है उन्होंने क्या कुछ कहा इस सिद्धांत के बारे में, कुछ उनकी बातें देखेंगे, कुछ उन्होंने क्या भेद किए वो देखेंगे। और कुंतक महोदय जो हैं, इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता वक्रोक्ति सिद्धांत के कुंतक महोदय, उन्होंने कितने भेद है जो वक्रोक्ति के किए हैं वो देखेंगे। परीक्षा में सीधा सीधा वहाँ से सवाल है जो आता है साहब। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे फिर तो वीडियो को लाइक करना, पूरा देखने के बाद में शेयर भी कर देना ताकि और साथियों की मदद हो जाए। ऑथेंटिक मैटर और ज़बरदस्त मैटर है आपके लिए ये, ठीक है। इतना शायद मुझे लगता है गाइड में भी नहीं मिलेगा आपको ये मैटर। और टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। देखिए साथियों, एक बात आपको मैं बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। मेरे इस चैनल पर, मेरे इस परिवार के ऊपर जितना भी कंटेंट डाला जाता है मात्र वीडियो बनाने के लिए नहीं डाला जाता, पूरी ईमानदारी के साथ में है जो डाला जाता है। और इस भाव के साथ डाला जाता है कि जितना भी कंटेंट डालूँ वो ऑथेंटिक हो, जितना भी कंटेंट डालूँ वो 100% आपके लिए उपयोगी हो, न कि बिल्कुल अनाप शनाप वीडियो बना के डालना बस व्यूज आने। वो चक्कर बिल्कुल कतई नहीं है। यहाँ पर आपने देखा होगा छोटे छोटे वीडियोस डालता हूँ मैं, क्योंकि वो आपको ग्रहण करने में आसानी रहे और जल्दी से पूरा हो जाए, अरुचिकर नहीं लगे आपको। दूसरी, मेरे गले में तकलीफ़ है थोड़ी सी, उस वजह से भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियो ही है जो प्रोवाइड करवाता हूँ। एक साथ लंबा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। तो पूरा कंटेंट ईमानदारी से डाला जाता है यहाँ पर, न कि मात्र वीडियो बनाने के लिए, मात्र व्यूज के चक्कर में, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर खबरें आती है परीक्षा की, ये वो, मैं उनकी वीडियोस बहुत रेयर बनाता हूँ, कुछ ज़रूरी लगता है तो, वरना नहीं बनाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है सबके पास नोटिस आता है, सबके पास PDF आ जाती है उनकी सूचनाओं की, तो सबको पता लग जाता है। चलिए, ये तो हो गई ऐसे ही मेरी फालतू की बातें। अब हम प्रारंभ करते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत भाग 2। देखिए साहब, कुछ विद्वान हैं, आचार्य हैं, वो क्या कहते हैं। यूँ तो आपको पता है कि वक्रोक्त के संप्रदाय की जो स्थापना है कुंतक महोदय ने 10वीं 11वीं शताब्दी में है जो की। तो ये सवाल भी एक पूछा जा सकता है, कुंतक महोदय ने वक्रोक्त संप्रदाय की स्थापना किस शताब्दी में की? तो 10वीं 11वीं के अंदर। चलो ठीक है। लेकिन जो भारतीय काव्य शास्त्र है, इसके जो पूर्ववर्ती आचार्य है, उन्होंने भी वक्रोक्ति को पर्याप्त महत्व प्रदान किया है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने, ध्यान में रखना, किन्होंने किया है? पूर्ववर्ती आचार्यों ने महत्व दिया है। जो उत्तरवर्ती आचार्य है ना, उन्होंने वक्रोक्ति को जहाँ एक अलंकार मात्र माना, उत्तरवर्ती आचार्यों ने कहा ये तो अलंकार है रे यार लेकिन पूर्ववर्ती आचार्य ने कुछ इंपॉर्टेंस दिए यार। कुंतक महोदय ने मेहनत तो की है, कुछ तो बात है इसमें। तो उत्तरवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति को जहाँ एक अलंकार मात्र माना था ना, वहाँ पर भामह हो गए, दंडी हो गए आदि, इसे काव्य कला के संपूर्ण चारुत्व, चारु का मतलब होता है सुंदर, काव्य कला के संपूर्ण चारुत्व के रूप में जो ग्रहण करते हैं कि यह भी काव्य कला की सुंदरता बढ़ाने वाला है, सुंदरता बढ़ाने वाला तत्व है। उनके वक्रोक्ति विवेचन से कुंतक को पर्याप्त सहायता मिली। उनके वक्रोक्ति विवेचन कुंतक को पर्याप्त है जो सहायता मिली। सबसे पहले बाण भट्ट ने, अब देखिए यहाँ से नोट करते जाइएगा आप, सबसे पहले जो बाण भट्ट महोदय है, उन्होंने अपने हर्षचरित में वक्रोक्ति को कवि का दुर्लभ वैशिष्ट्य बतलाते हुए लिखा। क्या लिखा? तो सबसे पहले बाण भट्ट साहब ने हर्षचरित में वक्रोक्ति को क्या कहा? कवि का दुर्लभ वैशिष्ट्य बतलाते कहा, कवि का दुर्लभ वैशिष्ट्य है, दुर्लभ विशेषता है। क्या लिखा बतलाते हुए? कि नया अर्थ, ग्राम्यत्व रहित जाति, सरल श्लेष, स्फुट रस, विकट यानी सुंदर अक्षरों का प्रयोग, ये सब गुण एक ही काव्य में सहजता से है जो नहीं मिलते। ये है जो हर्षचरित के अंदर बाण भट्ट साहब ने लिखा, कवि का दुर्लभ
वैशिष्ट्य बतलाते हुए कि नया अर्थ ग्राम्यत्व रहित जाति, सरल श्लेष स्पुष्ट यानी सहज संवेद्य, रस विकटन सुंदर अक्षरों का प्रयोग, ये सब गुण एक ही काव्य में सहजता से जो नहीं मिलते हैं। ये वक्रोक्ति के विषय में लिखते हैं अपने बाणभट्ट साहब और हर्षचरित में। तो नोट आप है जो कर लीजिए वीडियो को रोक के। अब जो आचार्य नगेंद्र साहब है अपने, इनका मत है कि कवि बाणभट्ट ने इन सब विशेषताओं का उल्लेख वक्रोक्ति के अर्थ में किया है। देखिए ये भी और इसको पुष्ट कर देते हैं कौन, नगेंद्र साहब। ये कहते हैं कि जो बाणभट्ट ने विशेषताओं का उल्लेख किया है ना कि ये होना चाहिए साहब, तो ये सारे के सारे वक्रोक्ति के अर्थ में किया है। बाणभट्ट की कादंबरी में भी वक्रोक्ति, बाणभट्ट की कादंबरी में मिलता है कि वक्रोक्ति निपुण नाख्यायिका आख्यान परिचय चतुरेण, यानी वक्रोक्ति में निपुण आख्यान आख्यायिका से परिचित चतुर कवि के द्वारा। तो इस कथन में वक्रोक्ति शब्द का जितने व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है वह इस बात की पुष्टि है जो करता है। यह नगेंद्र है जो और स्पष्ट करते हैं इस बात से। अब इस कथन से कम ये संकेत तो अवश्य मिलता है हमें क्या, कि बाणभट्ट के समय यानी कि 7वीं शताब्दी के मध्य में वक्रोक्ति कवि प्रतिभा का है जो महत्वपूर्ण अंग मानी जाती थी। वक्रोक्ति कवि प्रतिभा का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है किस शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के मध्य में। और उसका प्रयोग अलंकार विशेष के अर्थ में नहीं होता था। महाकवि बाण की जो कादंबरी है इसमें अमरूक शतक में वक्रोक्ति शब्द का अर्थ क्रीड़ा, फ्लास या फिर परिहास के अर्थ में जो प्रयुक्त हुआ है। महाकवि बाणभट्ट की कादंबरी में अमरूक शतक में वक्रोक्ति शब्द का अर्थ किस अर्थ में लिया गया है, क्रीड़ा फ्लास यानी परिहास के अर्थ में जो प्रयुक्त होता है। नोट कर लीजिएगा साहब, पूछा जा सकता है। भविष्य में ग्रेड फर्स्ट के अतिरिक्त नेट की भी परीक्षा देंगे आप भविष्य में जब कभी भी, या और कोई भी परीक्षा देंगे, वहाँ पर ये काम आज की जो कक्षा बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आचार्य भामह क्या कहते हैं देख लीजिए साहब। तो भामह ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची मानते हैं, कहा है। तो भामह ने वक्रोक्ति को क्या कहा, यह अतिशयोक्ति का क्या है, पर्यायवाची है। उनके अनुसार यह वाग वेदज्ञ का एक रूप है और सभी अलंकारों का मूल भी है। सभी अलंकारों का मूल भी आचार्य भामह ने वक्रोक्ति को कहा है। और वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, लोकातिक्रांत गोचरम वचनम। ये पूछा जा सकता है साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। ये देकर वक्रोक्ति के विषय में किसने कहा। भामह लिखते हैं कि लोकातिक्रांत गोचरम वचनम, अर्थात लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति ही वक्रोक्ति है। कौन कहते हैं साहब, भामह कहते हैं। ये हिंदी में भी देकर पूछा जा सकता है कि लोक की साधारण कथन प्रणाली से भिन्न उक्ति ही क्या है, वक्रोक्ति है। कौन कहने वाले हैं साहब, भाई साहब भामह कहते हैं ये बात। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। भामह यह भी कहते हैं आगे कि जहाँ वक्रोक्ति नहीं वहाँ अलंकार तत्व संभव ही नहीं, कि जहाँ पर वक्रोक्ति नहीं वहाँ पर अलंकार तत्व है जो मौजूद हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है भाई साहब। ठीक है गुरुजी, भामह साहब की बात समझ में आ गई, नोट भी कर ली, वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। अब क्या दंडी महोदय क्या कहते हैं। दंडी महोदय कहते हैं किसमें, अपने काव्यादर्श में। दंडी का काव्यादर्श है, अपने काव्यादर्श में वक्रोक्ति का विवेचन कुछ अधिक स्पष्ट रूप में किया है। इन्होंने क्या किया, उन्होंने संपूर्ण वाङ्मय को दो वर्गों में विभाजित किया। एक तो स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति, स्वाभाविक उक्ति और वक्रोक्ति। उन्होंने माना कि शास्त्र स्वभावोक्ति का क्षेत्र है और काव्य वक्रोक्ति का। बहुत कमाल की बात है, नोट कर लीजिए। आचार्य दंडी ने शास्त्र को स्वभावोक्ति का क्षेत्र माना है और काव्य को वक्रोक्ति का क्षेत्र माना है। और इन्होंने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति के अतिरिक्त अर्थालंकारों का सामूहिक रूप माना है। और उन्होंने लिखा है, अब दंडी क्या लिखते हैं ये कथन भी ध्यान में रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि वक्रोक्ति शब्देन उपादेय है संकीर्ण पर्यंतः अलंकाराः उच्यन्ते। वक्रोक्ति शब्देन उपादेय है संकीर्ण पर्यंतः अलंकाराः उच्यन्ते। ये कहते हैं दंडी महोदय काव्यदर्श के अंदर देखने को मिलता। तो मतलब क्या हुआ भाई साहब, मतलब ये हुआ कि वक्रोक्ति शब्द से उपमा से लेकर संकीर्ण तक सब अलंकारों का बोध होता है। दंडी पदार्थों के सहज वर्णन को स्वभावोक्ति मानते हैं, मतलब
पदार्थों की सहज सीधी सीधी बात है जो कहती है वो स्वाभाविक उक्ति है, और अलंकृत वर्णन को वक्रोक्ति कहते। थोड़ा चमत्कारिक रूप से कहीं पेश किया गया किसी चीज़ को तो वो क्या है, वक्रोक्ति। ये कहते हैं दंडी महोदय काव्यदर्श के अंदर। ठीक है गुरुजी, दंडी महोदय की भी बात समझ में आ गई, बढ़िया ज्ञान दिया दंडी महोदय ने भी। चलो साहब फिर आचार्य वामन की ओर बढ़ते हैं। वामन महोदय क्या कहते हैं? वामन भी इतिहास के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वामन कहते हैं, और इनका क्या है, काव्य अलंकार सूत्र, इसमें लिखते हैं कि वक्रोक्ति को एक अर्थ अलंकार माना है। वामन ने कहा कि भाई साहब मुझे जितना आता है, मेरी जितनी समझ है उतनी बात कहूँगा, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा। तो इन्होंने काव्य अलंकार सूत्र के अंदर अर्थ अलंकार कह दिया इसको, वक्रोक्ति को। इसके लक्षण देते हुए लिखा है, अर्थ अलंकार तो कह दिया, लेकिन और लिखा है इन्होंने, वो महत्वपूर्ण है कि सादृश्याश्रमात है लक्षणा वक्रोक्ति ही, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा क्या है, वक्रोक्ति कहलाती है। सादृश्य पर आश्रित लक्षणा वक्रोक्ति कहलाती है। ये कथन ध्यान में रख लीजिएगा, पूछ लिया तो फिर बोलोगे गुरुजी बताया नहीं, वामन साहब का है, नोट कर लीजिए। बाद में अलंकारिकों ने इसे अलंकार विशेष माना, बाद के जो लोग हैं उन्होंने अलंकारी माना, किंतु कुछ अलंकारिक इसे शब्द अलंकार मानते रहे, जैसे कि रुद्रट, मम्मट, वाग्भट, विद्याधर, हेमचंद्र, जयदेव आदि हमने पहले देखा था। रुद्रट ने इसके काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति दो भेद किए। रुद्रट कहते हैं कि दो भेद है साहब इसके, काकु और श्लेष वक्रोक्ति, ध्यान में रखना, ये विभाजन किया है रुद्रट ने। तो रुद्रट ने इसके काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति दो भेद किए थे। अब आ जाते हैं मूल मुद्दे पर। अपने जो इसके संस्थापक है, कर्ता धर्ता है कौन, कुंतक महोदय। कुंतक महोदय ने कितने क्या भेद किए वो अपने बात ज़्यादा जरूरी है। तो कुंतक महोदय क्या कहते हैं, और कुंतक महोदय का मैंने कल भी जिक्र किया था कि इन्होंने अपने जो वक्रोक्ति जीवित नामक ग्रंथ में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है, और वक्रोक्ति को उन्होंने काव्य का प्राण तत्व माना है। काव्य का प्राण तत्व माना है किसको, वक्रोक्ति को। और किसने माना है, कुंतक महोदय। जो करता धरता होगा वही अपनी चीज़ को ज़्यादा श्रेष्ठ बताएगा, दूसरे तो कुछ न कुछ कमियाँ निकालेंगे, और कुछ अच्छे होंगे जो अप्रिशिएट भी करेंगे। क्या लिखा, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ध्यान में रखना, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक साहब का। ठीक है। फिर वक्रोक्ति का लक्षण देते हुए भी उन्होंने लिखा है, क्या, वक्रोक्ति के लक्षण बताते हुए उन्होंने और लिखा कुंतक ने कि वक्रोक्ति रेव वेदग्ध भंगी भणी तिरुचित्ते, अर्थात वाग वेदग्ध पूर्ण विचित्र उक्ति वक्रोक्ति है। ये लक्षणों में जो लिखते हैं, कुंती ने वक्रोक्ति में तीन बातें आवश्यक मानी है। तो पूछा जा सकता है परीक्षा में, कुंतक ने वक्रोक्ति में कितनी बातें आवश्यक मानी, दो तीन, तो तीन मानी, और तीन कौन कौन सी है, तो ये भी पूछा जा सकता है वक्रोक्ति ने निम्न में से, कुंतक ने वक्रोक्ति में निम्न में से कौन सी बात है जो आवश्यक नहीं मानी है। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखना। पहली बात, कवि कौशल या कवि प्रतिभा व्यापार, कवि कौशल या कवि प्रतिभा व्यापार, कवि की प्रतिभा कौशल उसका, ये बात पहली। दूसरा, चमत्कार, कवि कौशल या कवि प्रतिभा व्यापार पहला लिख लीजिए। दूसरी बात, चमत्कार जरूरी माना, कुछ विशेष बात होनी, चमत्कार होना चाहिए। और तीसरी, उक्ति। ठीक है। तो कवि कौशल, चमत्कार और उक्ति। महिम भट्ट, अभिनव गुप्त भी कुंतक के मत की है जो पुष्टि करते हैं। फिर अब देखिए साहब, उत्तरवर्ती आचार्यों ने क्या वक्रोक्ति को न तो काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया, पूर्ववर्ती आचार्यों ने तो कहा ठीक है भाई साहब बढ़िया काम किया है। उससे पहले भी मतलब पूर्ववर्ती जो आचार्य थे उन्होंने तो पहले स्वीकार कर लिया था कि कुछ ऐसा होता है। फिर बाद में जो कुंतक ने जब कहा तो समर्थन हुआ उनका, तो साफ वहीं से थोड़ा तो बहुत सीखता चला गया कुंतक महोदय। तो वक्रोक्ति को न तो काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया और न उसे सब अलंकारों के जो प्राणभूता ही है जो माना, प्राणभूति माना उसको। वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रभाव कुंतक के साथ ही समाप्त प्राय हो गया। कुंतक जाते ही काम खत्म इसका। उनकी वक्रोक्ति रुयक और अप्पय दीक्षित आदि आचार्यों ग्रंथों में अर्थालंकार और मम्मट और विश्वनाथ आदि आचार्यों ग्रंथों शब्दालंकार मात्र जो बनकर रहेगी। इन्होंने कहा, किसी ने कहा अर्थालंकार, किसी ने कहा शब्दालंकार, किसी ने कहा दोनों अलंकार। छोड़ो साहब इस बात को, मूल जो मुद्दे की बात है अपने वो ये है वक्रोक्ति के भेद, नोट कर लीजिएगा। आचार्य कुंतक ने प्रबंध के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंगों को दृष्टि में रखकर वक्रोक्ति के निम्नलिखित 6 भेद किए हैं।
तो कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद किए हैं, ये परीक्षा में सवाल आए 2, 3, 5, 6, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद किए हैं, 6 भेद किए हैं साहब। ठीक है, 6 भेदों के नाम जरूर याद रखना। निम्न में से कुंतक द्वारा वक्रोक्ति का किया गया भेद नहीं है या बताया गया भेद नहीं है। 3 दे दे, कोई और दे दे। तो पहला बताया इन्होंने वर्ण विन्यास वक्रता। पहला क्या बताया? वर्ण विन्यास वक्रता कि साहब यहाँ मामला गड़बड़ होता है, थोड़ी बाकी बात होती है, टेढ़ी बात होती है। पद पूर्वार्ध वक्रता, ये बताया साहब। पद परार्ध वक्रता, पद के अंदर भी। वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, भाई साहब टाइटल में भी मामला गड़बड़ हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा चमत्कार वाली बात। और प्रबंध वक्रता की हर जगह वर्ण विन्यास में चमत्कार देखने को मिलता है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ये 6 के 6 भेद है जो साहब याद रखना। अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कर दीजिए, भी फटाफट भूल जाओगे, फिर दोस्तों को शेयर करके बता भी दो कि यहाँ पर कमाल की कक्षा चल रही है। और पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, चलिए अब वर्ण विन्यास वक्रता क्या है साहब? गुरुजी थोड़ा सा इसका भी समझा दो। चलिए साहब समझा देते हैं। वर्ण, पहली बात आ गई वर्ण। वर्ण विन्यास से आप थोड़ा बहुत समझते हो, वक्रता यानी टेढ़ी मेढ़ी बात, चमत्कार वाली बात, कुछ अलग तरीके से। तो रचना में वर्णों के सौंदर्य को आचार्य कुंतक ने वर्ण विन्यास वक्रता कहा। तो कोई रचना होगी। अब देखिए कुंतक ने तो चमत्कार उत्पन्न वाली बात कही है, गजब के तरीके से मामला है जो कवि को प्रतिभा दिखाते हुए चमत्कार करते कुछ लिखना है। तो यहाँ पर वर्ण विन्यास की बात है, वर्णों में कुछ न कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा, कुछ अलग तरीके से मिलेगा। तो रचना में वर्णों के सौंदर्य को आचार्य कुंतक ने वर्ण विन्यास वक्रता कहा है। और वे कहते हैं कि जहाँ 1, 2 या फिर अनेक समान वर्ण बार बार प्रयुक्त होते हैं वह वर्ण विन्यास वक्रता कही जाती है। तो क्या कहते हैं कुंतक कि 1 हो, 2 हो या समान बार बार वर्ण प्रयुक्त होते हैं ना, समान वर्ण बार बार प्रयुक्त होते हैं, वह क्या वर्ण विन्यास वक्रता कही जाती है। उन्होंने इस वक्रता के कई रूपों का उल्लेख किया है, जैसे कि 1 वर्ण की अनेक बार आवृत्ति, 2 वर्ण की अनेक बार आवृत्ति या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति। इस प्रकार से इनका क्रम चलता रहेगा। वर्ण विन्यास सौंदर्य में आचार्यों ने यमक और अनुप्रास का विवेचन किया। तो ये जो जहाँ पर वर्ण वक्रता वाली बात कर रहे हैं, वर्ण विन्यास वक्रता की बात करें जहाँ पर कुंतक, वहीं दूसरे आचार्यों ने यहाँ पर क्या किया था आपको पता ही है। वर्णों की आवृत्ति वाला कहाँ क्या उपन्या अलंकार होता है। तो उन्होंने फिर यमक और अनुप्रास का विवेचन किया वर्ण विन्यास सौंदर्य में आचार्यों ने। अनुप्रास योजना के संदर्भ में वे लिखते हैं क्या कि अनुप्रास के सौंदर्य के लिए कवि को अति निर्बंध न होना चाहिए, वर्ण कर्ण मधुर और सुंदर होने चाहिए। वर्ण कैसे होने चाहिए? कानों को अच्छे लगने वाले, जो सुंदर होने चाहिए। उनकी योजना स्वाभाविक होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि वर्ण विन्यास वक्रता क्या, इससे क्या वर्णों के बार बार आवृत्ति से किस प्रकार से कुछ अलग बात कही जा सकती है। तो कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण। देखिए कितना मस्त लग रहा है। अब देखिए इसमें पंचम वर्ण का संयोग, कंकन किंकिनी, तय लय न की आवृत्ति, कहत लखन सन का सौंदर्य है। तो ये बार बार आने से गजब लग रही थोड़ी पंक्ति। इसी प्रकार प्रसाद गुण क्लिष्टता से है, जो प्रसाद गुण शब्द माधुर्य और औचित्य को यमक में जो आवश्यक माना है, क्लिष्टता से बचता है। प्रसाद गुण में क्या है? क्लिष्टता से बचाव होता है। तो शब्द माधुर्य और औचित्य को यमक में क्या माना? आवश्यक माना। तो कंकिनी किंकिनी नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो ये हो गया साहब वर्ण विन्यास वक्रता। समझ में आ गई वर्ण विन्यास का चक्कर क्या? कुल मिलाकर जो भाग भेद देखेंगे उन भेदों के जरिए कुछ न कुछ अलग तरीके से चमत्कार वाली बात है जो कही जाएगी। अब पद पूर्वार्ध वक्रता की बात करते हैं। पद पूर्वार्ध की तो संस्कृत व्याकरण में शब्दों के 2 अंश माने गए, आपको पता है। पद पूर्वार्ध पद से पहले तो संस्कृत व्याकरण में शब्दों के 2 अंश माने गए हैं, मूल शब्द या क्रिया या फिर उसे धातु कहते हैं, और प्रत्यय। मूल शब्द हो गया एक तो, या फिर क्रिया धातु और प्रत्यय। मूल शब्द कह दो, क्रिया कह दो या धातु कह दो, और बाद में प्रत्यय आते। तो इन दोनों के सहयोग से क्या बनता है? पद बनता है, आपको पता है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई बात। और इसके कुंतक महोदय ने 8 भेद किए हैं। रूढ़ी, वैचित्य वक्रता, पर्याय वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता के अंदर उपचार वक्रता, विशेषण वक्रता, संवृत्ति वक्रता, वृत्ति वक्रता, लिंग वैचित्र्य
वैचित्र्य वक्रता तथा क्रिया वैचित्र्य वक्रता। आपको तो ये जो कुंतक की जो मूल वक्रोक्ति मूल भेद की हैं 6, इन्हीं को याद रखना है। इनको आप नॉलेज के लिए नोट करो तो कर लेना, इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है उतनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो पद पूर्वार्ध वक्रता हो गई। अब बात करते हैं पद प्रार्ध वक्रता अगले भेद की। तो काव्य के सौंदर्य में जितना मूल शब्द का योगदान होता है उतना ही उसमें लगने वाले व्याकरणिक प्रत्ययों और उपसर्गों का भी होता है। ये प्रत्यय काल, कारक, पुरुष, वचन आदि का बोध कराते हैं। इनके चमत्कारपूर्ण प्रयोग को पद प्रार्ध वक्रता कहते हैं। उल्लेखनीय है कि उपसर्गों की स्थिति शब्द रचना में मूल शब्द से है जो पूर्व होती है, परंतु उसकी गणना प्रार्ध वक्रता में है जो की गई है, क्योंकि उपसर्ग भी जोड़ी जाने वाली इकाई है। और इसके भी 7 पद प्रार्ध में 7 भेद बताए हैं। काल वैचित्य वक्रता, कारक वैचित्य वक्रता, वचन वैचित्य, पुरुष उपग्रह वक्रता और प्रत्यय वक्रता और उपसर्ग वक्रता, ठीक है। ये कुछ भेद बताए हैं। वाक्य वक्रता की बात करते हैं। वाक्य में किस प्रकार से क्या कुछ चमत्कार वाली बात होती है। तो पदों के संयुक्त रूप से क्या बनता है, वाक्य बनता है। पदों के संयुक्त रूप से वाक्य बनता है, आपको पता ही है। तो इसमें जितने भी ये पद हैं इन सब पूर्वों से क्या मिलकर बन गए, ये वाक्य पदों के संयुक्त रूप से वाक्य बनता है, कंप्लीट सेंटेंस बन गया। वाक्य वक्रता कवि प्रतिभा पर आश्रित है। कवि का जितना कौशल होगा, जितनी उसमें प्रतिभा होगी, उस पर आधारित है वाक्य वक्रता। वाक्य में वो किस प्रकार का चमत्कार लेके आए। अतः प्रतिभा के समान यह वक्रता भी भिन्न और विविध रूपिणी होती है। इसके भी जिस प्रकार कवि की प्रतिभा होती है उसी प्रकार वक्रता भिन्न प्रकार की विविध रूप की हो सकती है। प्रधान रूप से इसके अंतर्गत अलंकारों पर विचार किया गया है। कुंतक ने अलंकारों का मार्ग में विवेचन किया है। अलंकार में वह चारुत्व के अतिरिक्त वैचित्र्य और कवि प्रतिभा को विशेष महत्व देते हैं। अलंकार के साथ साथ रस वैचित्र्य को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वाक्य वक्रता के अंतर्गत वस्तु वक्रता भी आ जाती है, ठीक है। और वस्तु का स्वरूप 2 प्रकार का बताया इन्होंने। वस्तु का स्वरूप पूछा जा सकता है परीक्षा में। कुंतक ने वस्तु का स्वरूप कितने प्रकार का बताया, 2। पहला स्वभाव प्रधान और रस प्रधान, माफ कीजिए, पहला स्वभाव प्रधान और दूसरा बताया रस प्रधान, ठीक है। स्वभाव प्रधान में स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन किया जाता है और रस प्रधान में रस चमत्कार का है जो प्रयोग किया जाता है। चलिए गुरुजी, ठीक है, समझ में आ गई। अब प्रकरण वक्रता किस प्रकार से आती है भाई साहब, शीर्षक में। तो वाक्यों के सहयोग से प्रकरण बनता है। प्रकरण प्रबंध का एक अंश मात्र है। अतः प्रबंध, ये कंप्लीट प्रकरण की बात हो रही है, माफ कीजिए। यहाँ पर प्रबंध सौष्ठव के लिए प्रकरण की चारुता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अनेक लालित्यपूर्ण और सरस प्रसंगों से प्रकरण में सौंदर्य का समावेश किया जाता है। कुंतक ने ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख उदाहरण सहित भी किया है, जैसे नायक के चरित्र को चित्रित करने वाले प्रसंग हो गए, रसपूर्ण प्रसंग हो गए, विविध प्रकरणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले प्रसंग, कथानक विस्तार में सहायक प्रसंग आदि प्रकरण वक्ता के जो भिन्न है। ये आप केवल 6 भेद जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इनकी विषय में थोड़ा थोड़ा लिखा गया है। प्रबंध वक्रता की मैं बात करूँ तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत को अत्यंत व्यापक स्वरूप जो प्रदान किया, बहुत डिटेल से लिखा है इन्होंने भाई साहब। एक एक चीज़ बताई जाएगी, कोई माने या नहीं माने, कोई महत्व दे या नहीं दे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको ज़बरदस्त बताने की। अब देखिए, हम प्रयास करें पूरी अच्छे से पढ़ाने की आपको। अब आपको अच्छा लाइन लगे नहीं लगे ये तो आप पर है। वे उसे वर्णों से लेकर प्रबंध तक ले गए साहब, वर्णों से शुरू किया और प्रबंध तक है जो ले गए। और प्रबंध वक्रता के अंतर्गत उन्होंने महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य, कथा, आख्यायिका आदि कथात्मक विधाओं के समग्र सौंदर्य को समेटने का प्रयास किया। सब में भाई साहब चमत्कार होना चाहिए, तभी लोग हैं जो अट्रैक्ट होंगे। इसके वे 6 भेद करते हैं। प्रबंध वक्रता के 6 भेद करते हैं। मूल कथा के रस में परिवर्तन, नायक के चरित्र को उभारने के लिए कथा की उचित मोड़ पर समाप्ति, स्रोत कथा को उसके उपसंहार तक पहुंचाकर कार्य सिद्धि होते ही समाप्त कर देना, मुख्य फल के साथ अन्य फलों की प्राप्ति और कृति का उचित नामकरण होना चाहिए। एक ही कथा पर आधारित प्रबंधों में वैविध्य। ये भाई कमाल की बात लिखी है प्रबंध वक्रता के अंदर कि ये चीज़ें होनी चाहिए साहब। चलो ठीक है गुरुजी, सब 6 के 6 भेद हमने देख लिए इस प्रकार से। अब हम निष्कर्ष रूप में आते हैं साहब। तो निष्कर्ष रूप में ये आता है कि आनंद वर्धनाचार्य जो है, आनंद वर्धन जो है आचार्य, वो ध्वनि सिद्धांत की महत्ता जब सभी आचार्य स्वीकार कर चुके थे, तब कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की। कि जब आनंद वर्धन का जो ध्वनि सिद्धांत था उसकी इम्पोर्टेंस है साहब, ये बहुत गजब का काम किया आनंद साहब ने ध्वनि सिद्धांत देकर। तब
सबने स्वीकार किया उसको। तब कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की। और वक्रोक्ति में काव्य कला के संपूर्ण सौंदर्य का अंतर्भाव हो जाता है। संपूर्ण सौंदर्य जो है, जितना कि जितना सौंदर्य और तत्व होने चाहिए वो सारे के सारे इसमें अंतर्भाव हो जाता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया, पहले जिक्र हुआ है, ध्यान में रखना। लेकिन किसी अन्य आचार्य ने वक्रोक्ति को ये आत्मा नहीं माना। निष्कर्ष रूप में हम देखें तो जिस उद्देश्य को लेकर इनका आरंभ हुआ था, इसका वक्रोक्ति का, वह उद्देश्य बाद में क्या समाप्त हो गया। आचार्य मम्मट हो गए, विश्वनाथ आदि ने इसे अलंकार विशेष रूप है जो प्रदान किया कि भाई साहब तुम्हारी बात में दम नहीं है यार, हम मज़ा नहीं आया भाई साहब कुंतक जी। तो वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रभाव आचार्य कुंतक के साथ ही समाप्त हो गया। कुंतक के बाद ये संप्रदाय भी अलंकार और रीति संप्रदायों की भांति काव्य का एक वस्तुपरक विवेचन ही करता रहा और कारण के आत्म तत्व तक पहुंचने में है जो असफल रहा साहब। तो ये हो गया साहब, पूर्ण हो गया अपना क्या, वक्रोक्ति सिद्धांत। वक्रोक्ति सिद्धांत है जो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत अपना कंप्लीट हो जाता है। अब कैसा क्या लगा वो तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमारी तरफ से तो हमने पूरा प्रयास किया बिल्कुल आसान भाषा में आपको करवाया जाए। परीक्षा में जो जो सवाल आए वो सारे बताते चले। अब अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर देना। सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के विषय में बताएं। कवि आदि गणेश चैनल है, यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 का गजब के तरीके से कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क रूप से। तो सभी को शेयर करके जोड़ा करें, चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाएं, जल्दी से 1 लाख तक करवाएं। आप पहली बार देखने वाले साथी सब्सक्राइब कर लेना, घंटे पर क्लिक करना और ऑल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे आपको, ऑल नोटिफिकेशन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8200 से अधिक लोग जुड़े। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, और पढ़ाई को लेकर आपके मन में कोई संशय है, कुछ किस प्रकार पढ़ें क्या पढ़ें, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, इस पर मैं पढ़ाई के संबंधित ही मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ आदि की आवाज़ नाम से। तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यकीन यहाँ से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।